नमस्कार, मैं अभिषेक। 1857 का विद्रोह, जिसे कुछ लोग भारतीय स्वतंत्रता का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम युद्ध मानते हैं, क्या वाकई में इसके पहले अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई वातावरण या माहौल बिल्कुल नहीं था? युद्ध कभी भी अचानक नहीं होते। हर युद्ध के पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि होती है, यानी जिसे कंटेक्स्ट आप कहते हैं। युद्ध तो एक ज्वालामुखी है जो धीरे धीरे सुलगते सुलगते जमा होता है और लावा की तरह विस्फोट होता है। आइए इसके पहले की उन्हीं चिंगारियों का विश्लेषण करते हैं जिसने 1857 की युद्ध में अंग्रेजी हुक्मरानों के वफादारों तक को विद्रोह की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। वैसे 1857 के युद्ध का बीज पलासी के युद्ध में ही पड़ गया था, लेकिन उस समय नवाब सिराजुद्दौला का हारना हिंदुस्तान का हारना नहीं था। हालांकि मुगलिया सत्ता के पांव आलमगीर द्वितीय की लाख कोशिशों के बावजूद काफी हद तक औरंगजेब के मरने के बाद वो खड़ी चुके थे, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद काफी सत्ता को लेकर लड़ाइयाँ हुई आपस में। आम लोगों में जो आक्रोश था वो अलग अलग कारणों से था। जैसे अगर मैं बात करूँ 1810 में बनारस में होने वाले विद्रोह के पीछे के कारण को, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाया गया हाउस टैक्स उसका मूल कारण था। वहीं 1814 में सूरत में हुए विद्रोह के केंद्र में नमक पर लगाया गया टैक्स था, और 1816 में बरेली के विद्रोह का कारण म्युनिसिपल टैक्सेस था। यानी सबके अपने अपने कारण थे, लेकिन दुश्मन एक था, अंग्रेजी हुकूमत, ब्रितानी सरकार। हालांकि 1857 का युद्ध मुख्य रूप से सिपाही म्यूटनी माना जाता है, यानी सिपाहियों का विद्रोह। एक्चुअली जो अंग्रेज थे वो सिपाहियों को स्टीपॉय बुलाते थे, शायद इसीलिए इसका नाम स्टीपॉय म्यूटनी पड़ा। लेकिन ऐसा था नहीं कि मतलब सिर्फ ये स्टीपॉय म्यूटनी था। विद्रोह भले ही मिलिट्री रिवोल्ट था, लेकिन इसके समर्थन और इसके पहले के युद्ध ज़्यादातर आम लोगों द्वारा किए गए थे, जैसे मजदूर, किसान, हस्तकार, यानी हैंडीक्राफ्ट में जो यूज़ करते हैं, वैसे लोगों का युद्ध था ये। तो बिपिन चंद्रा की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो इन आंदोलनों को 4 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। सिविल रिबेलियन, यानी जो आम लोगों का विद्रोह था, आम जनमानस। ट्राइबल अपराइजिंग, यानी जो आपके आदिवासी क्षेत्र के बहु इलाकों के लोग थे उनकी राइजिंग। पीजेंट मूवमेंट, यानी जो आपके पीजेंट्स हैं, जो किसान थे, उनका मूवमेंट। और मिलिट्री रिवोल्ट, यानी जो भारतीय लोग जो मिलिट्री में जा चुके थे उनका विद्रोह। अगर कारणों की बात करें तो हर विद्रोह में कुछ समानताएं थी, और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए जमीन पर टैक्सेस, यानी लैंड रेवेन्यू टैक्स। यदि कोई किसान या जमींदार उस टैक्स को चुका न पाए तो उसे अपनी ही जमीन से बलपूर्वक, यानी फोर्सफुली बेदखल कर देना। इसमें साधारण किसान को अगर बेदखल किया जाता था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि जमींदार को बेदखल कर दिया जाए तो एक्चुअली ये उसकी गरिमा से सीधे तौर पर जुड़ जाता। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर पहले जमींदार थे और वो किसानों को यूज़ करते थे अपने खेतों पर, अब उन्हें ही खुद उसका सामना करना पड़ रहा है और अब वो खुद काम की तलाश में है, उनकी आमदनी रुक गई है, तो थोड़ा वो गरिमा से जुड़ा था। यही वजह है कि शुरुआत में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले जमींदार भी अंग्रेजी हुकूमत के विद्रोह में खड़े हो गए। खैर, साथ ही भारतीय प्रोडक्ट्स, यानी भारतीय उत्पादों पर जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट्स थे उन पर टैक्सेस काफ़ी कम थे। तो जिसके कारण भारतीय मजदूरों के द्वारा जो व्यापार था वो पूरा लगभग वैनिश हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। हालात तो कई जगह ऐसे हो गए थे कि बड़े व्यापारी जो कभी छोटे किसानों को अपनी पैर की जूती समझते थे, हाँ बिल्कुल, मैं पैर की जूती समझते थे उन्हें, तो वो खुद भुखमरी के कगार पर आ गए। तो कई पंडित, मौलवी और धार्मिक संस्थान जो कि इन्हीं व्यापारियों के सहयोग से चलते थे या फलते फूलते रहे थे, वो भी धराशायी हो गए, क्योंकि अंग्रेज इनके कामों को सीधे अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। आज के समय में आप इस चीज़ को अगर आप बोल दें शायद किसी धर्म को लेकर के, तो शायद वो एक अलग ही मुद्दा बन जाए। हाँ, हालांकि मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहूँगा। इन सब वजहों से साल 1763 में शुरू हुआ सन्यासी विद्रोह, और इसका संबंध हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम से भी है। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको।
बंगाल में सन 1770 में भयंकर सूखा पड़ा, लेकिन किसके बावजूद अंग्रेजों की तरफ से कोई मदद नहीं आई। और न लगान छूट, इसे आप लगान से थोड़ा बहुत जोड़ के देख सकते हैं, बट बस वो फिल्मी है और ये कुछ हकीकत से जुड़ता हुआ मामला था। तो इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम सन्यासियों का एक दल इसके विरोध में खड़े हो गए, जिसमें मूल रूप से एक्चुअली बंगाल का था, तो मूल रूप से मजरूम शाह, चिराग अली, गुलसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी ये मुख्य नेताओं के रूप में उभर कर सामने आए, जिनकी अगुवाई में ये विद्रोह चल रहे थे। बंकिम चंद्र की प्रसिद्ध एक कीर्ति है किताब आनंद मठ, जिनको की कृति है इसी सन्यासी आंदोलन पर आधारित है, और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है इसी आनंद मठ का एक अंश है। इसलिए मैंने शुरुआत में इस आंदोलन के संबंध में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से होने की बात करी थी। बहरहाल इस आंदोलन के तुरंत बाद साल 1766 में बंगाल में ही मिदनापुर में थानपुर विद्रोह भी अपनी रफ्तार पकड़ चुका था, जिसका नेतृत्व दामोदर सिंह और जगन्नाथ खान जैसे जमींदार कर रहे थे। हालांकि इन जमींदारों का संबंध पहले अच्छा हुआ करता था, लेकिन 1772 में क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए तो नए रेवेन्यू सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से उनका जो रिश्ता था आपस में वो बिल्कुल जमींदारों से भी खटास हो गया और पूरा बदल गया। इसके ठीक 3 साल बाद असम में नौमरियों का भी आंदोलन चल रहा था और उसकी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही थी। इस आंदोलन से एक्चुअली वहाँ के मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो मिदनापुर में आंदोलन चल रहा था उसे थोड़ा सा हटके, हालांकि बंगाल और असम जो है वो आपस में लगभग पड़ोसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनका एक बिल्कुल एक संबंध तो है, बॉर्डर शेयर करते हैं। इस आंदोलन से वहाँ के राजा कृष्ण नारायण की नींव इतनी कमजोर पड़ गई कि अंग्रेजों के लिए उन्हें हराना काफ़ी आसान हो गया। साल 1781 में ऐसे आंदोलनों की श्रृंखला गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में भी हो रही थी। इन क्षेत्रों में वॉरेन हास्टिंग्स उस समय थे, तो उन्होंने युद्ध में वो एक खर्च की भरपाई के लिए, एक्चुअली इस समय क्या हो रहा था कि जो भी युद्ध करते थे अंग्रेज अलग अलग सत्ताओं को हासिल करने के लिए, तो उसमें जो खर्च होता था अंग्रेजी सरकार का, उस खर्च की भरपाई के लिए इजरदार सिस्टम की शुरुआत की। इसमें होता क्या था कि अंग्रेजी अफसर को एक निश्चित राशि अंग्रेजी सरकार को देनी होती थी और उसके बाद वो जितना चाहे वसूल सकते हैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो इसकी वजह से वहाँ के किसान काफ़ी दबाव में थे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन के लिए ये अफसर किसी भी हद तक चले जाते थे, उनका कोई लिमिट नहीं था। तो हुआ गया कि ऐसे ही आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र के विजयनगरम के राजा थे आनंद गजपति। तो 1758 में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसमें फ्रेंच को एक साथ नॉर्दर्न सरकार से बाहर करने पर सहमति बनी। बदले में अंग्रेज किसी भी तरह का टैक्स एक क्षेत्र पर नहीं लगाएंगे, लेकिन ब्रिटानी हुकूमत के धोखे में कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से धोखेबाज थे। तो अब वेस्ट बंगाल में भी लड़ाई चल रही है, आपके असम में भी चल रही है, साथ ही साथ आपके बहराइच, बस्ती और इन सब इलाकों में भी चल रही है। तो अब ये बात बढ़ते बढ़ते आगे जो है वो आंध्र प्रदेश तक भी आई, और आंध्र प्रदेश में जो वहाँ के राजा थे आनंद गजपति राजू, उनको ब्रिटिशर्स ने धोखा दिया, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई फ्रेंच यहाँ पे है तो फ्रेंच से लड़ाई होगी, फ्रेंच से लड़ने के बाद आप जो है वो टैक्स नहीं लेंगे और हमारी जो आर्मी आपको सपोर्ट करेंगी। बट ऐसा जब हो गया, जब फ्रेंच चले गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हद है, तो 3 लाख की उन्होंने डिमांड कर दी अंग्रेजों ने कि आपको 3 लाख देना ही होता। इससे पहले ही जो वहाँ के राजा थे आनंद गजपति इस बात को सुलझा पाते, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगले राजा जो थे उनके बाद विजयम राम राजू, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि पद्मनाभम के युद्ध में हार गए और उनकी मृत्यु भी हो गई, तो वो मामला भी वही खत्म हो गया है, लेकिन युद्ध तो चल ही रहे थे। अब मैं मैसूर की बात करता हूँ। 1799 में मैसूर को जीतने के बाद अंग्रेजों को वहाँ के लोकल लीडर्स का सामना करना पड़ा। बूंदिया वाघ एक नाम है, जो ऐसा ही नेता थे जिसे टीपू सुल्तान ने जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया था। एक्चुअली वो मराठा थे और जेल में डाल दिया था, लेकिन श्रीरंगपट्टनम में जब वो टीपू सुल्तान की हार हुई तो उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन बूंदिया वाघ ने अपना एक उन्होंने क्षेत्र बनाया रिहा होने के बाद, और अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक टुकड़ियां बनानी शुरू कर दी। एक्चुअली वो भी अंग्रेजों के शासन से खुश नहीं थे।
हालांकि 1799 में अंग्रेज़ों द्वारा हारे जाने के पर वो मराठाओं की शरण में गए, लेकिन अगले ही साल सन 1800 में बेनीज़ली के नेतृत्व में जो एक लड़ाई हुई तो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनी उन्हें जान गंवा दी। हालांकि अपनी छाप उन्होंने आम लोगों के बीच बहुत लंबे समय तक छोड़ दी थी, तो काफ़ी सारे युद्ध चल रहे थे। तो अब बात करते हैं कि अब मैं साउथ की बात कर रहा हूँ तो केरला को भी लेते हैं। तो केरला में क्या हो रहा था कि केरला वर्मा पद्धति राजा एक नाम है, काफ़ी लंबा नाम है, तो जिन्हें केरला में सिंगम यानी केरला का शेर भी कहा जाता था। तो केरला वर्मा वास्तव में मालाबार क्षेत्र के कोट्टयम की मुखिया थे। मालाबार यानी आपका वही जो गोवा के नीचे का क्षेत्र है, गोवा हो गया कोंकण, गोवा के नीचे का जो क्षेत्र मालाबार लगी जिसे कहते हैं, तो सॉरी मालाबार क्षेत्र, तो कोट्टयम के मुखिया थे वहाँ के। तो हैदर अंग्रेज़ों के अलावा उन्होंने हालांकि अंग्रेज़ों के अलावा उन्होंने टीपू सुल्तान और हैदर अली को भी रोका। तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अंग्रेज़ी सत्ता का दबाव कोट्टयम में काफ़ी बढ़ गया। तो हालांकि इसके पहले 1790 में एक एग्रीमेंट के अनुसार स्वतंत्र कर दिया गया था उस क्षेत्र को, लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ी ही चालाकी से पद्धति राजा जो केरला वर्मा पद्धति राजा थे उनके चाचा वीर वर्मा को कोट्टयम का राजा नियुक्त कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों की टैक्स की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि आम किसान इसके बोझ तले दब गया। इसके विद्रोह में गोरिल्ला युद्ध शुरू हुआ। गोरिल्ला युद्ध बहुत फेमस है इंडिया में, तो जिसका नेतृत्व पद्धति राजा ही कर रहे थे। तो 1757 में एक शांति संधि भी हुई, लेकिन वायनाड को लेकर एक असहमति बन गई। तो दोबारा पद्धति वर्मा से युद्ध का पिटूल बजा दिया गया उनसे और अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ। तो मैपिलास और पठानों ने आगे किया भी सहयोग, और टीपू सुल्तान को के मरने के बाद जो छिन्न भिन्न उसकी सेना थी इन सब का इस्तेमाल कर युद्ध तो किया, लेकिन माविला तोड़ू के निकट एक जगह है, तो निकट सन 1805 में एक गोलीबारी हुई, इसके दौरान वो वीरवती को प्राप्त हुए। तो पद्धति वर्मा का भी जो है वो अंत हो गया इस तरह से। बड़े बेशरम थे एक्चुअली अंग्रेज, मतलब इनकी किसी भी हद तक चले जा रहे थे, धोखा देने में इनका कोई जवाब नहीं। पहले आंध्र वालों को धोखा दिया, गजपति राजू को, फिर केरला में धोखा दिया, खैर बिहार में कुंवर सिंह, ये सब तो झेल ही रहे थे। सन झारखंड में भी संथाल विद्रोह वगैरह चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो युद्ध की अगर मैं बात की जाए तो इसकी श्रृंखला काफ़ी लंबी है और शायद एक वीडियो में इसे कवर करना मुश्किल है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन इसके पार्ट 2 में मैं बात करूँगा अवध, गंजम, गुनसूर, पलामू यानी झारखंड, हरियाणा, हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड भी इंपॉर्टेंट है, रायखंड, बुंदेलखंड, ओडिशा, कच्छ, बरेली, हाथरस, ये सब में भी जो युद्ध चल रहे थे उसके बारे में भी बताऊंगा। सो खैर आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर मतलब चेक भी करना पड़ता है कि भाई वो सही बनी क्या नहीं हुआ। खैर वीडियो में कुछ अगर अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एजुकेशन से वीडियोस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप शेयर करेंगे या लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई नुकसान है इसमें। खैर आपकी मर्जी है, मैं इसलिए बोलना नहीं चाहूँगा। तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, मिलते हैं पार्ट 2 में।